A container of negligible heat capacity, a container of negligible heat capacity contain 1 kg of water. Full stop. It is connected by a steel rod. It is contain 1 kg of water. Full stop. It is connected by a steel rod of length 10 meter and cross sectional area 10 centimeter square and cross sectional area 10 centimeter square to a large steam chamber. लेंथ 10 मीटर, मैं लिख दूंगा स्टूडेंट, लिख लीजिए, लेंथ 10 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टू ए लार्ज स्टीम चैम्बर विच इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री C, विच इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री C. Full stop. If initial temperature of water is 0 degree C, if initial temperature of water is 0 degree C, comma, find the time after which it becomes 50 degree C. Find the time after which it becomes 50 degree C. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी को यूज कीजिएगा, जूल पर केजी पर डिग्री. ठीक है, ऐसे मोटा मोटी 1200 होता है, बट यहाँ पे डेटा में ही दिया हुआ है, राइट. और इसमें मेंशन किया हुआ है, ब्रैकेट देके मेंशन कर लीजिएगा, नेगलेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ अ स्टील रॉड, नेगलेक्ट heat capacity of a steel rod and suppose no loss of heat to surrounding, and suppose no loss of heat to the surrounding. आप लोग को सिचुएशन समझ में आ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, यह स्टीम का चैम्बर है, राइट. रॉड का वन ऑफ द किनारा इस स्टीम चैम्बर में रखा हुआ है, और लार्ज स्टीम चैम्बर है बोलने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट. और दूसरा किनारा एक कंटेनर में 1 kg वाटर है जो कि इनिशियली कितना डिग्री पे था, 0 डिग्री पे. ठीक है, और बोला गया है कि आपको सपोज करना है कि यहाँ से जो एनर्जी हीट का फ्लो होगा वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा, या रॉड अपने पास नहीं रखेगा. नेगलेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ व्हाट, रॉड. और रॉड के थ्रू बाहर में सराउंडिंग में भी नहीं जाएगा, मतलब इसको रैप किया हुआ होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, कवर किया हुआ होगा. एक क्वेश्चन में बोला हुआ है. नाउ सॉल्व इट, ट्राई कीजिए. इसमें के का वैल्यू स्टील का
कंडक्टिविटी ऑफ अ स्टील रॉड, ये मेंशन कर लीजिएगा। ये देना चाहिए, नहीं दिया हुआ तो मैं लिख देता हूँ। एक के स्टील दिया हुआ, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, तो कंडक्टिविटी दिया हुआ तो यहाँ से रेसिस्टिविटी तो निकाल लेंगे ना। ये दिया हुआ 50 W आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हीट करंट कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? इतना बताने से भी मेरा काम चल जाएगा। मेरा पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है कि हीट करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है टाइम के साथ? कांस्टेंट कैसे रहेगा भाई? कांस्टेंट रहने के लिए क्या था? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, एक मिनट लेट में, फिर जब मैं बोलते रहता हूँ तो सिर्फ सुनिए। T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई R, और T1 और T2 दोनों का टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं। करेक्ट है? यहाँ का टेम्परेचर तो फिक्स है, ये टेम्परेचर टाइम के साथ फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे हीट करंट कांस्टेंट रहेगा। आपसे कोई बोलेगा यहाँ देखिए कि देखो भाई रेसिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है, और एक काम करते हैं, ये V1 इक्वल टू 10 वोल्ट है, बट यहाँ जो V2 है इसको मैं वैरी कर रहा हूँ, तो क्या इसमें करंट कांस्टेंट रहेगा? आपका आंसर यही रहेगा ना कि सर V1 माइनस V2 तो करेंगे डिवाइड बाई R, बट इसके वजह से मेरा करंट वैरी करते रहेगा। इसकी वजह से करंट क्या कांस्टेंट रहेगा या वैरी करेगा? वैरी करेगा। समझ में आ गया? तो भाई यहाँ का टेम्परेचर, इस किनारे का टेम्परेचर इनिशियल में 0 डिग्री था, बट ये एनर्जी गेन करके वाटर का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो क्या इस पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स्ड है? इस पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हीट करंट का वैल्यू फिक्स्ड कांस्टेंट टाइम के साथ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट नहीं तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी से स्टार्ट करें या डी एच बाई डी टी से? डी एच बाई डी टी। बात समझ में आ गया या और भी हिंट दें? तो क्या यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कीजिए। बोलिए क्या कुछ उसमें लॉग वगैरह आया है तो गलत है। देखिए कहाँ पे मिस्टेक है। स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिएगा, लेट एट एनी टाइम टी, किसी एक खास टाइम पे इस वाटर का टेम्परेचर टी हो गया।
करेक्ट। एट एनी टाइम टी टेम्परेचर बिकम्स व्हाट, टी। यहाँ पे कैपिटल टी मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल टी मैं टाइम के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम पे हीट करंट जो यहाँ से फ्लो होगा इक्वल टू लिख सकते हैं 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई आर, 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे आर क्या है, आर तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना एवरीवन। आर यहाँ से सोचिए कि मेरे हाथ में है रो एल बाई ए, करेक्ट। जब भी रिक्वायरमेंट होगा आर का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। और ए क्या है, फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड, क्या मैंने सही बोला, फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड, इज इट राइट। तो यहां से फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड जो ही होगा वही तो वाटर गेन ऑफ हीट पर सेकेंड करेगा। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई। फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड और यहाँ पे गेन ऑफ हीट बाय वाटर पर सेकेंड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। एक मिनट, तो यहाँ पे वाटर का डी क्यू जो हीट गेन कर रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, एम एस डी टी, हाँ या ना। इफ चेंज इन टेम्परेचर डी टी है, डी टी टाइम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम एस डी टी। तो गेन ऑफ हीट पर सेकेंड, गेन ऑफ हीट पर सेकेंड के लिए क्या डी क्यू बाई डी टी लिख दें, राइट। मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज डी टी से हुआ तो उसमें हीट गेन किया इतना, तो हीट गेन पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एम एस डी टी बाई डी टी और ए वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय वाटर पर सेकेंड। फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाय वाटर पर सेकेंड। लेकिन गेन ऑफ हीट बाय वाटर या फ्लो ऑफ हीट पर सेकेंड यहाँ पे टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा, बिकॉज इस किनारे का टेम्परेचर वेरी करना शुरू हो गया है, करेक्ट। यहां देखिए, तो 100 माइनस टी बाई आर इक्वल टू क्या, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड से कर दें एवरीवन, एम एस डी टी बाई डी टी, एग्री है ना। तो डी टी बाई 100 माइनस टी इक्वल टू क्या लिखिएगा, डी टी बाई एम एस आर। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी, एग्री। इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 50। ये चेंज ऑफ टेम्परेचर किसका था, चैम्बर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, ये टी किसका माना थे, वाटर कंटेनर का। तो 0 डिग्री से कितना डिग्री तक, 50। ये मैं डिग्री में ही ले रहा हूँ क्योंकि डिग्री में दिया हुआ था, ये जानबूझ के मैं कैपिटल टी यूज़ किया हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लेना था, इसलिए। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलिए, ln 100 माइनस टी और डिवाइड बाई -1। क्या मैंने इंटीग्रेशन सही किया, ठीक है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 50 इक्वल टू, इसमें तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। क्या लिख दें, टी बाई एम एस आर, टी बाई एम एस आर। अब एग्जाम में हो सकता है, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन जाएगा एग्जाम में, पैरामेट्रिक फॉर्म में यहाँ पे T1 से T2 भी रहता, क्या रहता, T1 से T2। तो यहाँ से लिमिट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ln, बोलिए 50 और माइनस देख, तो मैंने सही लिखा, माइनस के वजह से यहाँ पे पहला बार लिमिट लिए तो माइनस और बाद में बीच वाला लिए तो माइनस बिकम्स प्लस, इक्वल टू टी बाई एम एस आर, इम्प्लाइड टी बाई एम एस आर इक्वल टू क्या, ln2 लिख दें। और ln2 का वैल्यू 0.693, ये तो रटा हुआ है हम लोग का।
Ln2 का वैल्यू कितना होता है 2.303 log 2 और 2.303 log 2 का वैल्यू होता है 11th क्लास के बच्चे अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके Ln2 का जो वैल्यू लिखता हूँ, सोचे कि आप भी जान जाएंगे, लॉग टेबल देखना तो आपको भी पता चल जाएगा। इसका वैल्यू होता है भाई 0.693। तो क्या यहाँ से टाइम निकल जाएगा 0.693 MSR। कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो यहाँ देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ऐसे MSR Ln2। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसका यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वन ऑफ द साइड का टेम्परेचर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, दूसरे साइड का वेरिएबल रहेगा, तो उस टाइम पे dt टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। करेक्ट है ना? इसको हटाएं, हो गया। हाँ, इस किनारे का टेम्परेचर और इस किनारे का टेम्परेचर टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है, किसके साथ, और इसका R आप निकाल लिए, R आपको पता है, R तो वेरिएबल नहीं रहेगा, निकाल लेंगे तो तब तो यहाँ लिखिएगा T1 माइनस T2/R, आया ना? ऐसे एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल है नहीं है। अब मैं बोल दिया कि देखिए यहाँ का तो फिक्स कर दिए, बट ये जो इस किनारे का टेम्परेचर किसी वजह से वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तब I के लिए क्या लिखिएगा T1 माइनस T/R। अब इसको कांस्टेंट बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे? भाई आपसे कोई पूछेगा 2 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है वैल्यू, अब इसके वजह से वेरिएबल हो गया ना, वैसे इसके वजह से क्या हो गया वेरिएबल। तो कब हीट करंट कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट और दोनों पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हीट करंट क्या रहेगा कांस्टेंट। बट अगर आर कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, बट इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर किसी वजह से वेरी कर रहा है, अब वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि हीट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर वहाँ पे जैसे वेरी लार्ज स्टीम चैम्बर था, वैसे ही वहाँ पे वेरी लार्ज आइस क्यूब रहता, क्या रहता, तब वो 0 डिग्री पे ही रहता, तब वहाँ पे हम लोग बोलते कि नहीं, जब तक पूरा का पूरा बर्फ नहीं मेल्ट करेगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से वेरी। बट यहाँ तो बोल दिया कि वो बर्फ था ही नहीं, फेज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वो 0 डिग्री पे वाटर था। ऑब्वियसली वाटर अगर हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जब जैसे इंक्रीज कर रहा है मतलब तो रॉड का एक किनारा का टेम्परेचर वेरी कर रहा था, तो हम लोग को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा। समझे? हो गया ना? भावना बोलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन पिछले क्लास में लिया था क्या? HC वर्मा का ही वर्कआउट का एग्जांपल है, ठीक है। लिखिए 3 कॉपर रॉड्स एंड 3 स्टील रॉड ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 3 कॉपर रॉड and 3 steel rod each of length 10 centimeter
and area of cross section 1 centimeter square, and area of cross section 1 centimeter square are connected as shown in figure. Calculate the amount of heat flowing per second. Calculate the amount of heat flowing per second from the hot to cold junction. ये तो बहुत आसान सा को लेंथ था 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। $125। अब बाकी लोग सॉल्व कीजिए। 11th क्लास के बच्चे, पिछले क्लास में मैं कुछ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का नॉलेज दे रहा था, पता है? वो समझ में आ गया था आपको कि व्हाट द मीनिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? कि अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन है, एक बार फिर से देख लीजिए, बाकी लोग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और अगर ए R1 है, R2 है, ए R3 है, R4 है, ए R5 है, और अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उस केस में ये इसके थ्रू करंट का फ्लो नहीं होता है, अरे यूजलेस हो जाता है। क्या होता है? तो ए और ए किस में रहेगा? सीरीज। ए और ए भी किस में रहेगा? सीरीज। और वापस ये दोनों आपस में क्या रहेगा? पैरेलल हो जाएगा। बस इतना ही यूज करना है। तो नहीं जाएगा दिस बाय दिस इक्वल टू 1 और दिस बाय दिस इक्वल टू व्हाट? 1। तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसका कोई काम है? नहीं है। देखिए, तो आर स्टील निकालने के लिए क्या मैंने सही लिखा? रो के लिए 1/50 और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने सही किया? हाँ ना, बोलिए कुछ। कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/50 10 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -4 कितना हो जाएगा? 1000/50, सही है ना? 20, करेक्ट।
वैसे ही आर कॉपर के लिए क्या लिखिएगा 1/400 10 × 10⁻², और डिवाइड बाई 1 × 10⁻², ये हो जाएगा 400/1000, 2.5 ना, 2.5। अब तो ये बहुत आसान है। देखिए इस डायग्राम को ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए भाई, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे स्टील का आर, स्टील को नाम दे दीजिए R1, ठीक है। तो ये है R1, ये भी है R1, और आर कॉपर का नाम दे दीजिए R2। तो डायग्राम को बढ़िया कर देते हैं आपके लिए। और एक काम का है या यूजलेस है, इसको हटा दिया जाए अकॉर्डिंग टू वी/स्टोनब्रिज। हाँ ना, कुछ तो बोलना है। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, R2 और ए और बी के बीच में, ए और ई के बीच में क्या कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों कितना हो जाएगा R1 + R2। तो R1 + R2 मतलब कितना 22.5, 22.5, और इसका भी कितना 22.5, और दोनों का पैरेलल में 22.5/2 हो जाएगा, है ना। कितना 11.25, इसका कितना हो गया ओवरऑल 11.25। उसके साथ ही किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो 11.25, और इसका कितना था 20, तो 20 + 11.25 कितना हो जाएगा 31.25। इसका मतलब आर ए से ई के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 31.25। क्या मुझे फिर से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा या आप लोग को समझ में आ गया है। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए माइनस टेम्परेचर ऑफ ई, और डिवाइड बाई ए से ई के बीच का रेजिस्टेंस। यही तो निकालना था, फ्लो ऑफ हीट। तो ये हो जाएगा 125 - 0 और डिवाइड बाई 31.25। तो 125 को 31.25 से डिवाइड करके बताएं कितना आंसर आता है। हो रहता है एग्जैक्ट, हो रहता है अप्रोक्सीमेट। करेक्ट आंसर इज 4 वाट। तो ये तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, ये तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये जस्ट नाम हीट ट्रांसफर दिया गया, राइट। इसको हटाएं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन करने के बाद ही लाइफ आसान होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेशन ना करने के लिए वेट करते रहते हैं। A rod CD of thermal resistance, a rod CD of thermal resistance 5 is joined to middle of identical rod AB, joined to middle of identical rod AB as on figure। मतलब AB रॉड और CD रॉड आइडेंटिकल है, मतलब जो रेसिस्टेंस इसका है वही रेसिस्टेंस
इसका है। द एंड्स ए बी एंड डी मेंटेन एट द एंड ए बी एंड डी मेंटेन एट, इसका 100 डिग्री सी है, बी इसका 0 डिग्री सी है। करेक्ट है ना? फाइंड द हीट करंट इन द सी डी, फाइंड आउट द हीट करंट इन द सी डी। देखिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक रॉड ए बी है, दूसरा रॉड सी डी है, दोनों आइडेंटिकल है। मतलब अगर आर सी डी का रेसिस्टेंस 5 दिया हुआ है और एक के तो समझ लेंगे ना आप लोग, इसका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, इसका यूनिट दिया हुआ है के का मतलब केल्विन, के स्टैंड फॉर व्हाट, केल्विन, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे देख लीजिएगा, T1 माइनस T2 बाई आर, करेक्ट। यहाँ देखिए T1 माइनस T2 बाई आर हीट करंट है ना, तो R इक्वल टू व्हाट, T1 माइनस T2 बाई आई। समटाइम्स ऐसा कि क्यों ऐसा हो गया, ऊपर में टेम्परेचर क्या यूनिट रहेगा, केल्विन, और नीचे में जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को वाट बोल सकते हैं, जैसे ऊपर जाके क्या वाट इनवर्स हो जाएगा, तो वही केल्विन पर वाट दिया हुआ है। कोई डाउट? चलिए, तो इसका रेसिस्टेंस अगर 5 है तो CD का भी रेसिस्टेंस कितना है, 5 है। बट यहाँ से यहाँ तक का आधा का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 रहेगा या 2.5, ऐसा भी क्या रहेगा, 2. क्वेश्चन निकालना है कि इसमें कितना हीट करंट है, इसमें कितना हीट करंट है। मेरी तरफ से इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, वो हीट करंट C से D की तरफ है या D से C की तरफ है, मुझे नहीं पता है। ऐसा क्वेश्चन तो बनाए हैं पिछले क्लास में भाई। जब क्लास में जब मैं लंच ब्रेक लेकर जाता हूँ तो उस टाइम पे पिछले क्लास का 2-3 पेज रिवीजन करके बैठिएगा, उससे आपको मोटा मोटी आइडिया मिलेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिए थे जिसमें कि जंक्शन का टेम्परेचर निकालना था, तो वहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने बोला था कि आप सपोज कर लीजिएगा और सपोज करने के बाद टेम्परेचर निकालिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इस जंक्शन का टेम्परेचर अगर 25 से कम रहेगा तो हीट करंट का फ्लो सी से डी से सी की तरफ होगा, और 25 से ज़्यादा रहेगा देन तब। और यहाँ पे जंक्शन रूल लगा देंगे, नहीं, इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। आज 11th क्लास का मैथ का क्लास घर से होगा ऑनलाइन 1:30 से। मैसेज तो मिल गया है? Very good. Correct answer is 4 watt.
क्या बोले? अच्छा, टेम्परेचर यहाँ का 45 निकला है, वेरी गुड। तो 45 निकला है मतलब सी से डी की तरफ जाएगा हीट का फ्लो, करंट का फ्लो। सही है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक काम करते हैं कि पहले जब नहीं पता है तो सपोज करते हैं, उसमें कोई हर्ज है नहीं। यहाँ से करंट I1 और इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको मान सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे, अगर इसको मैं जंक्शन ले रहा हूँ बीच का पॉइंट, तो यहाँ से करंट आ रहा है। ये तो सिंपल सा बात है कि यहाँ इस तरफ से करंट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे हायर पॉइंट ये है। इन दोनों को भी देखा जाए तो इसके इन दोनों पॉइंट से के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का पॉइंट है, तो यहाँ तो करंट आएगा ही आएगा, करेक्ट। बट इस पॉइंट से यहाँ या इस पॉइंट से यहाँ में कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि ऐसा भी रहता कि इसका वैल्यू 20 रहता। कितना रहता? 20। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सिमेट्रिकली बीच में नहीं रखते, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। हो सकता है कि यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री होता, और जब 20 डिग्री रहता तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता? सी से डी की तरफ होता, करेक्ट। लेकिन पहले आप मान लीजिएगा, जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर नहीं आया तो हम लोग कर लेंगे काम इसको दोबारा। तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3? I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ का टेम्परेचर को T मानते हैं, तो 100 माइनस T बाई RAC, जो भी रहेगा बाद में पुट कर देंगे, इक्वल टू T माइनस 0 बाई RCB, अब प्लस इक्वल टू T माइनस 25 बाई RCD। अब यहाँ पे RAC 100 माइनस T अब बाई कितना? 2.5 ना, इक्वल टू T बाई हाउ मच? 2.5, अब प्लस T माइनस 25 बाई 5। यहाँ से सॉल्व कीजिए और T का वैल्यू बताइए। सॉल्व कीजिएगा तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जंक्शन सही हो गया है। अगर 20 आता तब उल्टा कर देते, राइट। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ निकालना? CD में निकालना था, तो ICD मतलब हम लोग को क्या निकालना है? I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 45 डिग्री माइनस 25 डिग्री और डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा? 4 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नीट लेवल का, ओके। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ देखिए, इनका क्वेश्चन है कि सर किसी एक स्टूडेंट का कि तो आपने सपोज कर लिया, बट जब सपोज करते तो इस बात से बचिएगा कि टोटल मतलब ऐसे ये भी अगर एट वर्स्ट कर दिया तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन टोटल इनकमिंग मतलब जितना भी आपका इस जंक्शन पे जितना भी ब्रांच है, इस जंक्शन से जो ब्रांच जा रहा है, उसमें आपको इस बात का फ्रीडम दिया जाता है कि सारे करंट को आउटगोइंग कीजिए, एटलीस्ट एक को इनकमिंग रखिएगा, तब थोड़ा बनाने में सुविधा होगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मान लेते हैं कि इसको ऐसे करते हैं। आप जहाँ तक एक ऑनलाइन में स्टूडेंट पूछ रहे हैं, इसको सर नहीं सर आप पहले कैसे पता था, इसको ऐसे ही करते है ना। तो ए भी इस पॉइंट पे इनकमिंग, ए भी इस पॉइंट पे इनकमिंग,
तो इसको तो भाई आउट गोइंग मानना पड़ेगा, सारे को इनकमिंग कर दें, एटलीस्ट एक को तो आउट गोइंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 मिनट, अब ऐसा भी कर सकते हैं सर, सारे करंट को इनकमिंग कर दीजिए, तो सारे इनकमिंग करंट इक्वल टू फिर 0 कर दीजिएगा, कहीं जा नहीं रहा है, टोटल इनकमिंग कर दिए, राइट। इनकमिंग तो है इक्वल टू आउटगोइंग है, मानते नहीं सर। मैं आपसे भी शानदार काम करना चाहता हूँ, यहाँ देखिए कहानी खत्म, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, राइट। इनकमिंग और रूल है इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। क्या रूल है? जंक्शन रूल बोल रहा हूँ भाई, 10 बार तो बोल चुका। क्या है जंक्शन रूल? इनकमिंग इक्वल टू, आपने कोई भी आउटगोइंग दिखाया तो आउटगोइंग कितना? 0, तो टोटल इनकमिंग इक्वल टू व्हाट? I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक लॉ यही है, लॉ जिसको बोलते हैं जंक्शन, राइट। और इसमें सारे करंट को इनकमिंग कर दिए और आउटगोइंग एक भी नहीं दिखाया, तो आउटगोइंग को क्या मानिएगा? इनकमिंग I1 + I2 + ये भी कर सकते हैं, ये भी करके चेक कर लीजिए अपना कॉन्फिडेंस के लिए, ये भी आप कर लीजिएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का आंसर 200% गारंटी आएगा ही आएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे ऑनलाइन स्टूडेंट, खासकर 11th क्लास के बच्चे? तो आप में से कोई एक काम करके देखिए, तो सारे करंट को इनकमिंग कीजिए, लेकिन आउटगोइंग आपका नहीं है और आउटगोइंग तो नहीं है, तो इसको क्या कीजिएगा? I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। एक बार चेक कीजिए, तब तक मैं ए चेक करता हूँ एक दूसरे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो यहाँ पे ए रहेगा, करेक्ट। तो इस केस में क्या लिखेंगे? I1 + I2 इक्वल टू व्हाट? I3। और यहाँ पे कितना था? 25। यहाँ पे क्या है? T। और यहाँ पे कितना था? 100। यहाँ पे क्या था? 0। तो कितना हो जाएगा भाई? 100 - T और डिवाइड बाई 2.5। अब प्लस 25 - T ना, 25 - T और डिवाइड बाई 5 इक्वल टू T - 0 बाई, इससे आंसर T का निकाली तो कोई फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ जाएगा तो इस तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा? बात तो वही था। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि सर ऐसे पकड़िए या बिल्कुल ऐसे पकड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सॉल्व ही नहीं करेंगे, मुझे देखते रहेंगे भाई। इसको सॉल्व करके एक बार कॉन्फिडेंस तो चेक कर लीजिए कि सही है गलत है। किसी का भी रखिए भाई, मैं तो बोलता हूँ तीनों को इनकमिंग कर दीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या कीजिए? तीनों को इनकमिंग, आउटगोइंग एक कुछ भी मत दिखाइए। तो आउटगोइंग क्या रहेगा? 0, फिर भी आंसर आएगा। देखिए भाई, ये अब जो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और नीट में पूछने का संभावना 0% है। सिर्फ फिजिक्स सीखने के लिए देख लीजिएगा, ये कॉमन क्लास है, बट जेईई मेन और खासकर एडवांस तक के लिए पूछने का प्रबल संभावना रहेगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। HC वर्मा का वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं बोल देता हूँ। ऑन ए कोल्ड विंटर डे, ऑन ए, अब जो ये देखिए, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कि मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सारे मेडिकल वाले बच्चे एकदम सुस्त हो जाते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन ए कोल्ड विंटर डे द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -θ। ये डिग्री में ले रहे हैं, ठीक है? किस स्केल में? सेल्सियस स्केल में। विच इज बिलो 0 डिग्री C, विच इज बिलो 0 डिग्री C, full stop. A cylindrical drum of height h, a cylindrical drum of height h made up of a bad conductor is completely filled with water, is completely filled with water.
एट 0 डिग्री से and is kept outside and is kept outside and is kept outside without any lid। इसका मतलब क्या होता है? ढक्कन। ओके, विदाउट एनी लीड। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द होल मास ऑफ वाटर। Calculate the time taken for the whole mass of water to freeze full stop। Thermal conductivity of ice is K। Thermal conductivity of ice is K। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस ये दिया हुआ है के। एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एल। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू एल। फुल स्टॉप। नेग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग। नेग्लेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग। आप लोग क्वेश्चन समझ में आया? देखिए भाई, क्वेश्चन ये है कि बाहर का अभी का ही मौसम पे क्वेश्चन सेट किया गया है। बाहर का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे है, -θ, करेक्ट। और ये मेरा सिलेंड्रिकल कंटेनर है और कंप्लीटली फिल्ड था, फिल्ड विथ वाटर। बट विदाउट एनी लीड इसको बाहर रख दिया गया। बट ये बोला गया है कि बाकी जो कंटेनर का जो बना हुआ है वो वेरी वाइड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब यहाँ से ना इसके अंदर हीट जा सकता, ना यहाँ से बाहर आ सकता है, इस तरफ से। और इसका हाइट है h। क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मान लीजिएगा, हो सकता है लास्ट में कैंसिल हो जाए। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप सपोज कर सकते हैं कि लेटर सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर भी नहीं दिया हुआ, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर का भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मान लीजिएगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट हुआ तो आप उसको मान सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा डेंसिटी ऑफ वाटर का तो आप उसको रो ले लीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर डी मान लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो नहीं दिया हुआ स्टूडेंट। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ तो शायद आंसर में भी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे अगर आपको मानना रहेगा तो मान सकते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? एक्चुअली आंसर सही भी होगा प्रोसेस के ऊपर। बोलो क्यों प्रोसेस का? बना दिए तो भाई यहाँ से किसी तरह से नहीं हो सकता है ना, प्रोसेस से करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से बात बाहर वाटर को ड्रॉप करेगा तो चीज करेगा। ट्राई कीजिए, कुछ भी दिमाग लगाइए, नहीं तो कभी 10 बार क्वेश्चन को पढ़िए। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। यहाँ देखिए, इसमें एक लेवल क्या होता है, बाकी चारों तरफ से बनेगा ही नहीं। इधर बर्फ अगर बनना स्टार्ट करेगा तो नीचे से बनना स्टार्ट करेगा, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट था। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसको मिल रहा है, तो बर्फ यहाँ नीचे से बनना स्टार्ट करेगा या यहाँ से बनना स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन इतना बढ़िया से फ्रेम किया गया है, तो बर्फ यहाँ से बनना स्टार्ट करेगा, ऊपर से इस केस में बनते हुए नीचे जाएगा, राइट। नीचे से बर्फ बनना स्टार्ट करेगा या ऊपर से बनना स्टार्ट करेगा, जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ऊपर से बनना स्टार्ट करेगा। नीचे थोड़े उसको एक्सपोजर मिल रहा है एटमॉस्फेयर का। इसके बारे में क्या बोला गया है, गुड कंडक्टर या वेरी बैड कंडक्टर। देन पहले क्वेश्चन के थीम को समझ लेंगे, और ऐसा नहीं लेता कि सर 1 मिनट यहाँ से हीट का फ्लो होगा तो वाटर यहाँ पे हीट लॉस ऑफ हीट करेगा, उसके वजह से वो फ्रीज करेगा। फ्रीज करने में हीट रिक्वायर्ड होता है या हीट रिलीज करता है, वाटर रिलीज करेगा, राइट। अगर मेल्ट, सपोज कीजिए कि मेल्ट करना है, वाटर फ्रीज कब होगा, हीट एब्जॉर्ब करके या रिलीज करके, रिलीज करके। कहाँ रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक पूरे वाटर का टेम्परेचर कितना मेंटेन था, 0 डिग्री। थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको देखता हूँ। पहले भाई सब लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद कुछ, हाँ बोलिए। आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है T = DL/2K θ।
ये है आंसर। ये अगर किसी का आंसर आया था देन फाइन, बट विथ प्रॉपर प्रोसेस। खास 12 क्लास 11th क्लास के बच्चे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। हाँ देखिए, एक मिनट, क्लास से में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिए थे उसमें इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है। उसमें टेम्परेचर वैरी कर रहा था 2 पॉइंट के बीच में, करेक्ट, बट इसमें टेम्परेचर वैरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे -θ और जहाँ तक बर्फ़ बन गया है वहाँ तक का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ वैरी कर रहा है, दैट इज रेसिस्टेंस। क्या वैरी कर रहा है? रेसिस्टेंस। क्या मैं सॉल्व करूँ? ठीक, कीजिए ट्राई। स्टूडेंट तब तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करना स्टार्ट, पहले आप ट्राई कर लीजिए खुद के लेवल से। खुद के लेवल से पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके एवरीवन, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए आप सब लोग, टाइम ओवर। 5 मिनट का क्वेश्चन था। तो एक्चुअल सिचुएशन इज दैट कि जैसे जैसे टाइम पास होगा तो यहाँ से सबसे पहले तो आइस बनेगा, सबसे ऊपर का सरफेस, और ऊपर का सरफेस बनेगा क्योंकि वाटर से हीट का फ्लो सराउंडिंग में होगा, राइट। क्यों सराउंडिंग होगा? क्योंकि हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, एग्री ना, करेक्ट। ये है लोअर टेम्परेचर, वाटर 0 डिग्री सी पे है, तो ऑब्वियसली वाटर से यहाँ होगा। तो एज टाइम पासेज ऊपर से आइस बनना स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं कि एट एनी टाइम टी मेरा x थिकनेस तक बर्फ बन चुका। कहाँ तक? लेट एट एनी टाइम t ice is formed and thickness क्या है? up to thickness equal to x, करेक्ट। अब हम एक मिनट, अब हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं, अब यहाँ पे डी, तब सर टाइम dt ही क्यों ले रहे हैं? dt टाइम लेने के पीछे का वजह यह है कि अगर यहाँ से यहाँ तक बर्फ बन गया तो हीट का फ्लो तो यहाँ से यहाँ होगा, हीट करंट का, हाँ या ना, हीट करंट का। उसके लिए रेसिस्टेंस, अब रेसिस्टेंस का काम यहाँ से यहाँ तक का बर्फ करेगा। कौन करेगा? यहाँ से यहाँ तक बर्फ करेगा, क्योंकि यहाँ से जो, अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि dt टाइम में नेक्स्ट dx थिकनेस आइस में कन्वर्ट होने वाला है।
हम तो सपोज कर रहे हैं, लेट अस बी सपोज दैट इन नेक्स्ट dt टाइम dx थिकनेस ऑफ आइस विल बी फॉर्म्ड। तो इस dx थिकनेस में कितना मास, मास एक dm मास is formed in time dt, एग्री। बट इस dm मास को फॉर्म करने के लिए कितना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लॉस करना पड़ेगा, गेन होगा या लॉस होगा? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन रिलीज्ड फॉर dm मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dm इंटू एल। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो dm इंटू एल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसके लिए, dm मास को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। और इस dm का बदले ये लिख सकते हैं, dm के बदले लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू dv, डेंसिटी इंटू dv। डेंसिटी किसका, इसलिए वो पूछा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर से दिया नहीं दिया हुआ था, लेकिन आंसर में था, इसलिए मैंने बोला कि अगर चाहिए तो मान लीजिए। और dv कितना भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx। देखिए तो मैंने सही लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मेरा डेंसिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a dx एंड d। तो dq बाई dt क्या है, ए dq बाई dt है हीट रिलीज बाई आइस, सॉरी हीट रिलीज बाई वाटर फॉर फॉर्मेशन, बाई फॉर्मेशन ऑफ आइस। आइस को फॉर्म करने से भाई हीट का फ्लो कहीं से कहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए, हीट का फ्लो अगर हो रहा है तो कोई तो हीट दे रहा है, तो हीट दे कौन रहा है, वाटर, अपने आप किस में कन्वर्ट करके, आइस में कन्वर्ट करके। तो dq बाई dt के लिए लिख सकते हैं a d dx बाई dt। अगर एग्री है तो हाँ बोल दीजिए। आइस को पढ़िए, ये क्या है, सारे भाई बंधु से रिक्वेस्ट है कि ये क्या है, ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx बाई dt क्या था, dx क्या था, थिकनेस ना, तो ये है रेट ऑफ dx बाई dt। यहाँ पे कहलाएगा, दोनों तरफ हम लोग टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, राइट। तो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। dx बाई dt यहाँ पे है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल होगा। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा एवरीवन। अब इस पॉइंट यहाँ जो dx थिकनेस का आइस बना, उससे जो हीट का लॉस हुआ, वही तो हीट यहाँ से यहाँ गया जो रिलीज किया। तो यहाँ का हीट रिलीज बाई dm मास पर सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू हीट करंट फ्रॉम हेयर टू हेयर। जो यहाँ से रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, करेक्ट। तो क्या इसको हम लोग I इक्वल टू dq बाई dt इक्वल टू 0 माइनस थीटा बाई r लिख सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का माइनस थीटा, इसके बीच का रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, सर रेसिस्टेंस होगा 1/k। के था कंडक्टिविटी ऑफ आइस, तो 1/k का क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। 1/k, आगे बोलिए, L/A। एल का काम यहाँ पे कौन करेगा, x/a, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि I इक्वल टू माइनस माइनस बिकम्स प्लस थीटा बाई 1/k x/a। नाउ बिकम्स I, और इस I है क्या, dq बाई dt इक्वल टू ka थीटा बाई x। यहाँ तक देखिए तो मैं हम लोग सही है, बोलिए। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर दिया जाए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, तो हो जाएगा ए डी डी एक्स बाई डी टी एल ठीक है। इतने हम लोग ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। वही मैसेज आया है, 2 मिनट रुक जाइएगा। हालांकि सबसे बेस्ट तो रहेगा कि कैटलिस्ट का टी शर्ट रहता, बट अभी उधर ध्यान जा नहीं रहा है। के ए थीटा वाई यहाँ देखिए कैंसिल हो गया, राइट। तो एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के थीटा वाई एल डी टी। कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से h। ए कहाँ से कहाँ तक, तो ए था करेक्ट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आर वैरी कर रहा था। डेंसिटी कहीं पे छूट गया, यहाँ पे लिख दें। तो पहले प्रॉब्लम जैसा ही है, उसमें टेम्परेचर वैरी कर रहा था, इसमें रेसिस्टेंस वैरी कर रहा है, इसलिए इसको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आंसर सही होते हुए चांस की बात है, बट गलत भी हो जाएगा। बट इतना नीट में कभी नहीं आएगा, इसका इस बात का भी गारंटी है। बट जेईई में तो पक्का आ सकता है। अच्छा वेरी फ्रैंकली, सच में क्वेश्चन टफ है। यस इतना पढ़ाने के बाद हम लोग तो ये सारा क्वेश्चन लगाया हुआ हूँ भाई, कम से 2 बार बनाया होगा मैं अपने टाइम पे। एचसी वर्मा क्वेश्चन कहाँ टफ होता है, फिजिक्स उसमें होता है। यहाँ के बाद भी टाइम नहीं बता पा रहे हैं, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई डी एल बाई 2k थीटा। दिस इज द आंसर, यही आंसर था ना। चलिए स्टूडेंट एक और बढ़िया क्वेश्चन है, सबके पास नहीं, घर पे जाकर ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा। हालांकि अभी बनाते तो और भी अच्छा लगता। ये क्वेश्चन कोई बना लिया जाए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बना ही लेते हैं। आप लोग को कॉन्फिडेंस देखकर अच्छा लग रहा है। लिखिए, फिगर सोज, 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, मैं फ़ोटो खींच के ही शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा।
नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा रेडिएशन, और उसी में आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 11th क्लास के बच्चे फाइनल एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है। शेयर कर दीजिए सबके पास व्हाट्सएप है ना, देख लीजिए थोड़ा। बिना गूगल में सर्च किए खुद से बनाइए, क्योंकि आज के डेट में गूगल में डाल दिए तो पूरा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। नहीं भाई, ये तो आज का पहला क्वेश्चन है। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए हैं वही तो है। अब बात कीजिएगा आपस में तो बिल्कुल नहीं होगा। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का लिया हो, उसके बाद अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट से 4 मिनट तक बनना चाहिए।
सिर्फ इसका मीनिंग समझाई तो लार्ज टैंक का मतलब क्या बोला गया है, क्या सेंस रहा होगा? तो लार्ज टैंक वाला का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा, मतलब वो बहुत बड़ा रिजर्वर है, राइट। बट बाकी के लिए टेम्परेचर वेरी करेगा, करेक्ट। देखिए तो सही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एट एनी टाइम टी, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर थीटा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्या बोले, नहीं थीटा वो इनिशियल दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा, इसका कांस्टेंट मानना है, इसका नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज में वो था, करेक्ट। इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये लार्ज टैंक है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हेयर टू हेयर पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो एम एस डी थीटा, यहाँ देखिए डी क्यू इक्वल टू दिस, यहाँ से जो हीट फ्लो हुआ आई इक्वल लिख सकते हैं हीट गेन बाई वाटर पर यूनिट टाइम, हीट गेन बाई वाटर पर यूनिट टाइम। तो भाई यहाँ से क्या डी, ये तो एक लाइन का सोल्यूशन था, अब इसमें इतना टाइम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एस आर डी टी, एग्री। कहाँ से कहाँ तक भाई, थीटा 1 से थीटा 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, हो तो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एल एन, बोलिए आगे। आर का वैल्यू तो पुट कर लीजिएगा ना आप लोग, 1/k L/A, आर इक्वल टू के जो भी दिया रहेगा निकाल देंगे, बाद में आर का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, एल एन थीटा नॉट माइनस थीटा और डिवाइड बाई -1, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, इक्वल टू एम एस आर टोटल टाइम। ये हो जाएगा, लिमिट लेंगे तो क्या लिखिएगा, एल एन थीटा नॉट माइनस थीटा 2 और आगे में माइनस रहेगा, और नहीं तो इस माइनस को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, इस माइनस को एब्जॉर्ब करने का भी एक तरीका होता है, पता है क्या, लिमिट उल्टा कर दीजिए, ये भी एक तरीका होता है, पता है ना। नहीं तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर माइनस को एब्जॉर्ब करना है तो लिमिट को क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए, तब क्या लिखिएगा, आर का वैल्यू पुट कर पाएंगे ना आप लोग। और मास ऑफ स्मॉल, इस टैंक का मास दिया हुआ था क्वेश्चन में, स्मॉल एम, ठीक है। इसका और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ होगा, यस। तो बिल्कुल डिट्टो पहला क्वेश्चन ही था, मैं वहाँ पे अभी जस्ट बोला भी था कि थीटा 1 से थीटा 2 भी हो सकता है, वही तो सेम क्वेश्चन है। हाँ
क्या? भाई 1 मिनट, लॉग थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। ln x माइनस बाई इक्वल टू ln x माइनस ln बाई नहीं लिखते हैं। यस, डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये होता है लॉग में। इसलिए लॉग का प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत तो मैथ के सर से पढ़े होंगे, जहाँ भी मैथ पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो लॉग थोड़ा पढ़ लीजिए। क्लियर है ना? तो आज का क्लास में देखिए, अब इससे टफ तो नहीं आएगा आपको ऑब्जेक्टिव, खासकर कंडक्शन पे। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे दिया। अब जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ देखिएगा, डी क्यू बाई डी टी इस केस में कांस्टेंट नहीं था, वेरी कर रहा था। हीट करंट कांस्टेंट था या वेरिएबल था? वेरिएबल किस वजह से? क्या रेसिस्टेंस की वजह से, या यहाँ का टेम्परेचर वेरी करने लगा था? ये का टेम्परेचर। समटाइम्स क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है लेकिन रेसिस्टेंस वेरी करता है। दोनों केस में कैसे चलना चाहिए? डी क्यू बाई डी टी लेना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग रेडिएशन, और उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, एक लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और आप लोग बैठे रहिएगा अभी।